डीपीएस द्वारका एक ऐसा स्कूल है जिसने सारे नियम कानून को दरकिनार कर दिया है। तो मेरा जो छोटा बेटा जो 6th में है वो मेंटली इतना टॉर्चर हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उसको क्लास ग्रुप से निकाल दिया गया है। बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया जा रहा है, बच्चों को 7-7 घंटे एक ही जगह पे बैठाया जाता है, बच्चे वॉशरूम जाते हैं तो उनको एस्कॉर्ट किया जाता है। एक 10-11 साल की गुड़िया थी, उसकी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई तो उसको इतनी परमिशन नहीं दी गई कि वो वॉशरूम जाके अपने वो क्लीन अप कर ले। कह रहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे बचा लेते हैं। आप बताओ। किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे। सरकार की तरफ से क्या तय है और स्कूल क्या मांग है? स्कूल क्या है कि हर साल अपने एक नया पब्लिकेशन लेके आता है। आज 18,000 17,000 पहुंच गई है। हम लोग हर विभाग के भाई साहब चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। डीएम ने सरप्राइज विजिट किया और उन्होंने बिल्कुल उनको रेड हैंडेड पकड़ा है। 7 बच्चे लाइब्रेरी में पाए गए थे। अगर मुझे पता होता मैं दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करती ना। ये वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे डीपीएस द्वारका में पढ़ते हैं। इनके कुछ आरोप हैं डीपीएस प्रशासन को लेकर। उन्हीं आरोपों को तलाशते हुए हम इनके पास आए हैं। इन्होंने क्या कुछ बताया वो आपको सुनना चाहिए। कहते हैं अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर जी सकते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम था एक दिन शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले 20 बार सोचना पड़ेगा। ये भी नहीं मालूम था कि एक रोज़ जब अगर उसकी फ़ीस लेट हो जाएगी तो उसे क्लास से हटाकर लाइब्रेरी में बैठा दिया जाएगा। पता ये भी नहीं था कि एक रोज़ ऐसा भी होगा कि उसे अपने ही दोस्तों से बात नहीं करने दिया जाएगा। उसे वॉशरूम जाना है तो उसे एस्कॉर्ट किया जाएगा। इन चीज़ों से इतर सवाल ये भी है कि एक बच्चा जो हर दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर स्कूल में अपने क्लास में पढ़ाई करता था, उसे एकदम से अलग कर दिया जाता है, उसे लोगों से बात नहीं करने दिया जाता है। तो सवाल ये भी उठता है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है उसके। क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल भेजते हैं बच्चे को इसलिए क्योंकि वो बेहतर सोच सके, कुछ बेहतर कर सके, ज़िंदगी में कुछ बन सके और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सके। शायद इसी उम्मीदों के साथ जो साथ में मेरे कुछ लोग बैठे हैं, ये अपने बच्चे को हर रोज़ स्कूल तैयार करके भेजते हैं। लेकिन कुछ नई बातें सामने आई, कुछ नए आरोप सामने आए जिनको तलाशते हुए हम द्वारका डीपीएस हमारे पास में, हम उसी के पास में बैठे हैं। जी, डीपीएस द्वारका यहाँ से हार्डली 200 मीटर की दूरी पर है। ये हमारे साथ दिव्य जी हैं और इनका बच्चा डीपीएस द्वारका में जाता है। आरोप ये है कि फ़ीस जमा करी जा रही है मगर जो तय पैमाने हैं उसके हिसाब से आप जमा कर रहे हैं और स्कूल ने फ़ीस बढ़ाई है जो आपको मंजूर नहीं है। उसके बाद स्कूल की तरफ से एक्शन ये लिया जाता है कि बच्चे को लाइब्रेरी में बैठाया जाता है और बाकी आगे का आप बता सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या परेशानियाँ उसको झेलनी पड़ रही हैं इसके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जैसा आप अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि शिक्षित समाज से जो है वो समाज विकसित होता है। बट जो इस समय डीपीएस द्वारका में हो रहा है, एक समय डीपीएस द्वारका शिक्षा के लिए सबसे उच्चतम स्थान माना जाता था। अगर आज के समय आप डीपीएस सोसाइटी के मेंबर्स को देख लें तो कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, कोई एक्स कैग है, कोई शिक्षा विज्ञ है, बड़े बड़े एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं। बट जिस तरह का आज के समय डीपीएस द्वारका में हमें चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। फ़ीस की जहाँ तक बात है, हमारी कभी भी जो है वो फ़ीस को लेकर ये लड़ाई नहीं थी कि फ़ीस कितनी होनी चाहिए। हमारी हमेशा इस बात की मांग थी कि जो सरकार ने तय करी फ़ीस वही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स को देख लें या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को देख लें या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर्स को देख लें, बड़ा क्लियर कहता है कि अगर आपका स्कूल डीडीए लैंड पे बना है और उसमें डीडीए लैंड अलॉटमेंट क्लॉज़ है जो ये कहता है कि अगर आपको फ़ीस बढ़ानी है तो आपको शिक्षा निदेशालय का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। लेकिन डीपीएस द्वारका एक ऐसा स्कूल है जिसने सारे नियम कानून को दरकिनार कर दिया है और अपने मनमानी फ़ीस 4 सालों से लेता चला जा रहा है। समय ऐसा आ गया है कि हम फ़ीस समय पे देते हैं और एडवांस में देते हैं। आपको मैं बता दूं कि फ़ीस जो है वो 10 तारीख के पहले दे दी जाती है और वो फ़ीस एडवांस में दे दी जाती है। लेकिन आज के समय स्कूल के द्वारा मांगी हुई फ़ीस अगर हम नहीं देते हैं तो उन्होंने हमारे बच्चों को हथियार बना के हमारे ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया है। और बच्चों का हथियार इस तरीके से बनाया है कि उनको स्कूल में जाते हैं, क्लास में पहुंचने से पहले उनको कॉरिडोर में पकड़ लिया जाता है, उनको लाइब्रेरी भेज दिया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई एक 10th क्लास का बच्चा है, कोई 11th क्लास का बच्चा है जो पहले दिन स्कूल गया है, जिसको
10th क्लास के बच्चे को एक एंथुजियाज्म होता है कि मेरा बोर्ड का पेपर है, मैं ठीक से पढ़ूंगा, लेकिन उसको लाइब्रेरी में 20-21 दिन से बंद किया गया है, वो क्लास नहीं गया है, उसको क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड नहीं किया गया है, उसको बाकी बच्चों से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। आप ये कहते हो कि वो बच्चा डिफ़ॉल्टर है। बच्चा कैसे डिफ़ॉल्टर हो सकता है? उसके माँ बाप ने एक निर्णय लिया कि वो गलत के आगे नहीं झुकेगा, और वो इस उम्मीद में उसने निर्णय लिया कि हमारे समाज में आज भी लॉ एंड ऑर्डर का काबिल है। बट क्या वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर है? आपको मैं रीसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। जब हमने इस चीज़ की कंप्लेंट करी कि बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया जा रहा है, बच्चों को 7-7 घंटे एक ही जगह पे बैठाया जाता है, बच्चे वॉशरूम जाते हैं तो उनको एस्कॉर्ट किया जाता है, बच्चों को जो है वो उनकी किताब नहीं छूने दी जाती है, लाइब्रेरी में जो किताब है वही पढ़ने दी जाती है, बच्चों को एक दूसरे से बात नहीं करने दिया जाता है। आप बच्चे के स्वाभाविक मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब हमने इसकी कंप्लेंट करी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा निदेशालय ने एक कमेटी बनाई डीएम के अंतर्गत। डीएम ने जो है वो एक सरप्राइज़ विज़िट किया, और ये बात अब छुपी नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कि डीएम ने सरप्राइज़ विज़िट किया और उन्होंने बिल्कुल उनको रेड हैंडेड पकड़ा है। 7 बच्चे लाइब्रेरी में पाए गए थे। लाइब्रेरियन से क्वेश्चन किया गया, प्रिंसिपल से क्वेश्चन किया गया, वाइस प्रिंसिपल से क्वेश्चन किया गया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डीएम ने लाइब्रेरी में से बच्चों को लेके क्लास में गए, वो क्लास में जाके उन्होंने उनका स्टेटमेंट लिया, उनके दोस्तों से पूछा, और दोस्तों ने इस बात को तथ्य से बताया कि ये बच्चे जो हैं वो क्लास में तो आते थे, लेकिन उनको पकड़ के लाइब्रेरी भेज दिया जाता था। अब इस तरह की अवमाननीय हरकत आप किसी माइनर के साथ करोगे तो उसकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर के आप आलम देखिए, 4 तारीख को ये इंस्पेक्शन होता है। मैं आपको एकदम ज्वलंत उदाहरण देता हूँ। जिस दिन ये इंस्पेक्शन हुआ है उस दिन बच्चों के मन में एक विश्वास, बच्चों के मन में एक उत्साह की लहर थी कि शायद जो है वो मेरे पिताजी जो कर रहे थे या मेरी माँ जो कर रही थी उस पर कोई ना कोई तो संज्ञान ले रहा है। लेकिन 4 तारीख के बाद आज 11 तारीख पे हम बैठे हैं, ज़मीनी स्थिति में कोई चेंज नहीं आया है। बच्चे आज भी लाइब्रेरी जा रहे हैं। मेरा बच्चा 3 दिन से लाइब्रेरी जा रहा है, 4 दिन से लाइब्रेरी जा रहा है। 10th क्लास के बच्चे 23 दिन से लाइब्रेरी जा रहे हैं। मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज दिखाऊंगा, पढ़ेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। अब इस तरह की दर्दनाक स्थिति पैदा हो गई है, और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि प्रशासन कर क्या रहा है। बच्चों ने, मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाता हूँ, बच्चे पुलिस स्टेशन में जाके बैठ के कंप्लेंट लिखते हैं, और उस कंप्लेंट के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं होता है। पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, शिक्षा निदेशालय क्या कर रहा है। एक बहुत ही अंग्रेजी में कहावत है कि आप ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। क्या हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप कहोगे कि मैंने तो एक्शन ले लिया, लेकिन क्या एक्शन हुआ? और जब बच्चों का अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इस पूरी अवमाननीय जो घटना हो रही है इसमें आज से 21 दिन हो गया है, किसी बच्चे के मानसिकता के ऊपर अगर इस तरीके का प्रभाव पड़ गया कि उसने अपने आप के साथ कुछ हार्म कर लिया, या सोसाइटी के साथ या इन्वायरमेंट के साथ कुछ हार्म कर लिया, कौन जिम्मेदार होगा इसका? नहीं, बिल्कुल ये वाजिब सवाल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हितेश मेहता है। मेरा बेटा 8th क्लास में आया है अभी। डीपीएस द्वारका जाता है, पीएस द्वारका 8th क्लास में है। तो उसे भी लाइब्रेरी भेजा जा रहा है? मेरे बेटे को लाइब्रेरी तो वो नहीं जा रहा है, बट उसको भी ये स्टॉक ऑफ मेल आ रहे हैं, और उसको भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है क्लास में। उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है अभी तक। क्लास में जैसे अभी नया सेशन है, एल्मेनेक डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो एक मेरे बेटे के क्लास में एक मेरा बेटा ही है जहाँ पे उसी का ये सब मतलब मैं अप्रूव फ़ी पे कर रहा हूँ, बाकी पेरेंट्स डिमांडेड फ़ी पे कर रहे हैं, तो उसी को एल्मेनेक नहीं दी गई, और इस तरह से बाकी बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो दिस इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव। एक चीज़ दर्शकों को भी बता दीजिए और मुझे भी बता दीजिए कि सरकार की तरफ से क्या तय है और स्कूल क्या मांग रहा है? सरकार ने जो फ़ीस हमारी कंफर्म करी है वो करी है 93,400 रुपये सालाना, और आज के समय स्कूल मांग रहा है 1,95,096 रुपये सालाना, मतलब 2 गुने से ज़्यादा। 2 गुने से ज़्यादा। और ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे आंख बंद करके बैठ सकती है, या प्रशासन कैसे आंख बंद करके बैठ सकता है। स्कूल जो है वो एक एक्ट के तहत बनता है, DSER एक्ट है 1973, उसके अंदर आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपके अंदर जो है वो उसके फर्दर जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, पूरा रूल डिफाइंड है। मतलब जिन स्कूलों को लैंड DDA के अंडर में दिया जाता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, तो उन्हें ये सारी बंदिशें माननी पड़ती हैं और सरकार का कहा मानना पड़ता है। बिल्कुल, ये नियम जो है वो पूरी तरह से आज के समय कानून है। आपको मैं एक ऑर्डर दिखाता हूँ अभी,
एक रिट पिटीशन फाइल हुई जो कि PIL थी, जो कि 2013 में फाइल हुई, उसका नंबर था 4109 ऑफ 2013। 19 जनवरी 2016 को डिविजनल बेंच का ऑर्डर आता है। डिविजनल बेंच का ऑर्डर है जो ये कहता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन टू एंश्योर दैट द लैंड अलॉटमेंट क्लॉज इज complied with, and if it is not complied with, they are empowered to take actions on the defaulting schools. इसी ऑर्डर को एक्शन कमेटी, जो कि आपने बहुत सुना होगा, अभी एक्शन कमेटी का आ रहा है, एक्शन कमेटी ऑफ द अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, इन्होंने इस ऑर्डर को रिव्यू पिटीशन डाली डिविजनल बेंच में। दूसरे डिविजनल बेंच ने इसी इनके रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया, सेइंग कि जो ऑर्डर जो है पहले पास हुआ है वही रहेगा। यही नहीं रुकता है मामला, एक्शन कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है 2017 में। जनवरी 2017 में SLP फाइल करता है एक्शन कमेटी। सुप्रीम कोर्ट उस SLP में इनके पिटीशन को डिसमिस कर देता है। ये भी नहीं कहता है कि यू कैन विड्रॉ, वो कहता है आई विल नॉट लेट यू टू विड्रॉ दिस, आई एम डिसमिसिंग इट, सेइंग दैट द ऑर्डर पास्ड ऑन 19 जनवरी 2016 इज अपहेल्ड। आप एक बात मुझे पहले नाम बता दीजिए। महेश मिश्रा। महेश जी, आपके बेटे के साथ भी वही हो रहा है जो दिव्य जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वो लाइब्रेरी में उसे बैठाया जाता है या उसके साथ और कुछ कर रहे हैं? नहीं, मेरी बिटिया के साथ लाइब्रेरी में नहीं बिठाया गया, लेकिन जो भेदभाव की बात है उसके साथ किया जा रहा है। उसको सेक्शन अलॉट नहीं किया गया था, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसको जो रोज़ाना अपडेट मिलनी चाहिए क्लास की वो नहीं मिलती है। इसके पीछे क्या कारण बताया स्कूल ने? स्कूल ने कारण यही बताया है कि आप हमको फ़ीस जो दे रहे हैं वो हमारे अनुसार नहीं दे रहे हैं, हमारी जो डिमांडेड फ़ीस है आप नहीं दे रहे, जब तक वो नहीं भरेंगे तब तक हम आपको आपके बच्चों को स्कूल का सेक्शन अलॉट नहीं करेंगे, बस ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या कि जैसे आप के बच्चे 10th से कम स्कूल क्लास में हैं और 10th में नहीं है, और इनके बच्चे 10th के ऊपर हैं, 11th में हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि 11th और 12th वालों को लाइब्रेरी भेज रहे हैं और आप लोगों को सिर्फ ये ट्रीटमेंट हो रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड कर रहे हैं, सेक्शन नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि 5वीं 7वीं के बच्चों को भी वो लाइब्रेरी में अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करते हैं। जैसे कि ये 50 बच्चों के ऊपर लगभग 50 से ऊपर बच्चों के साथ ऐसा किया गया है, जो शो कॉज नोटिस भेजा गया या उनको स्ट्राइक ऑफ नोटिस भेजा गया उसमें से, लेकिन ये लगभग 20 बच्चों को रोज़ाना स्कूल में लाइब्रेरी में बिठाते हैं लगभग। तो ये सबके साथ नहीं किया जा रहा। ये बेसिकली जानते हैं कि अगर ये 200, 150, 200 पेरेंट जो पिटिशनर हैं, अगर इनके साथ एक साथ कर दिया जाएगा तो एक साथ फिर सारे के सारे इमीडिएटली उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं कर रहे हैं। और जो भी ये अपनी मनमानी फ़ीस मांग रहे हैं, हम हमेशा अप्रूव फ़ीस मान्य फीस जो ड्यूई से है हम हमेशा टाइम पे दे देते हैं। उसके बावजूद ये अब हमसे कहते हैं कि मान लीजिए कि इनके हिसाब से हमारा जो ड्यूज़ है 1 लाख रुपए है, तो इस पर ये किसी का 20,000 किसी का 40,000 रुपये लेट फीस लगा रहे हैं, उसके ऊपर है 40,000 रुपये सिर्फ लेट फीस? 40, किसी की 40, किसी की 25, किसी की 20,000। ये सिर्फ एक साल मतलब एक सेशन का है, जिसमें हमने अप्रूव फीस ऑन टाइम दी है जो हमारी है। और हमारा देखिए, हम ये नहीं कहते हम फीस नहीं देंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने हिसाब से फ़ीस देंगे, हम ये कहते हैं जो DSAR एक्ट है, रूल और एक्ट 1973 है, जिसके माध्यम से एक नियम चल रहे हैं, संविधान है, और उसके हिसाब से DOE के अप्रूव फीस जो होनी चाहिए हम वो दे रहे हैं। आपने संविधान और कानून बनाया है, हम उसका पालन कर रहे हैं। सरकारी पैमाने जितना कहते हैं उतना आप लोग पे कर रहे हैं। हैं। उसके बाद ये लोग जो आप जिक्र कर रहे हैं 20,000 या 40,000 रुपए का फाइन लगा रहे हैं, सिर्फ इतना फाइन है? इतना फाइन, ये तो सिर्फ फाइन है। किसी किसी का 40,000 रुपये भी लगा रखा है, हर एक का अलग अलग हिसाब से वो लगाते हैं कि किससे कितना ज़्यादा वो कर सके। और ये जो ये बच्चों के साथ करना ना, ये उन्होंने बच्चों को टूल बना लिया है, एक कह सकते हैं हथकंडा बना लिया है कि उनके ऊपर अमानवीय व्यवहार करो और अभिभावकों को दबा लो, अभिभावकों को दबा के इसी तरीके से हथकंडों से पैसे निकलवा लो, और लोग दब भी जाते हैं। इसी वजह से जो और अभिभावक हैं जो जुड़ना भी चाहते हैं इस मूवमेंट में, इसी डर से नहीं जुड़ पाते। क्या नाम है मैम आपका? शिल्पी सिंह। आपकी बच्ची बच्ची जो यहीं पढ़ते हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों लोग यहीं पढ़ते हैं? हाँ, दोनों। लड़का 6th में है और बेटी 10th में पढ़ती है। अच्छा। सर, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी बेटी को लास्ट ईयर तो लाइब्रेरी में बिठाया था, इस बार उन्होंने सिर्फ 2 ही दिन बिठाया था। लास्ट ईयर बैठने की वजह से मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए
हो गई, गिरते गिरते एक दिन बच्चा खड़ा हो ही जाता है। पर उसकी वजह से मेरा जो छोटा बेटा जो 6th में है, वो मेंटली इतना टॉर्चर हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि उसको क्लास ग्रुप से निकाल दिया गया है। क्लास में जब कोई भी इंफॉर्मेशन एज अ पेपर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो मैडम सबके सामने कहती है उस बच्चे को नहीं देना, क्योंकि उसने फीस, क्योंकि वो डिफॉल्टर है। वो सामने से डेली रिप्लाई कर मैडम से पूछता है कि मैम मंडे को पेपर है, उसका सिलेबस दे दो। तो मैडम कहती है मैं नहीं दे सकती आपको, मेरे को ऑर्डर नहीं दिया है। वो मैं जब डेली बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करती हूँ, फिर घर जाती हूँ, हर वक्त यही चिंता रहती है कि मेरा छोटा बेटा जो वो मेंटली इतना परेशान है, वो रात को भी मेरे से चिपक के ये सोता है तो सुबह ये बोलता है आज कल मेरे साथ क्या होगा। वो बहुत सच, बेटी 10th में बड़ी हो गई है, स्ट्रांग हो गई है थोड़ा, पर बेटा बहुत अपनी बहन के लिए भी बहुत परेशान है। आज भी जब मैं उसको लेने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। अपने टीचर को वो इतना अपशब्द बोल रहा है छोटा बच्चा। मैंने उसको मना करा तो कह रही, वो ये कहता है कि आप टीचर को क्यों नहीं बोलती हो, जब वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रही है, मैं इतना छोटा हूँ तो मैं नहीं बोल सकता क्या? क्या मैं टीवी में देखता नहीं हूँ, मूवीज में यही दिखाते हैं कि जो पावरफुल है वो कुछ भी कर सकता है किसी के साथ भी। मैं उस छोटे से मतलब 10-11 साल के बच्चे को क्या समझाऊं? ये वो बच्चा कहता है ये सब बातें? ये सारी बातें वो बच्चा कहता है। मैं ऐसा कोई भी दिन नहीं है, मैं डेली स्कूल बच्चों को ड्रॉप करके कभी डीओई के ऑफिस जाती हूँ, कभी डीडीई के ऑफिस जाती हूँ। इस वक्त जिस टाइम मेरे को अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहिए, मैं सब, वो मुझसे बोल रहा था मम्मी जाते समय कुछ दे तो जाओ खाने के लिए। मैंने कहा बेटा बाद में, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, आंधी बाहर इतना तूफान आ रखा है, बच्चे को घर पे लॉक करके यहाँ पर आई हूँ। मेरा क्या घर परिवार नहीं है? मैं मानती हूँ मैं हाउस वाइफ हूँ। आई थिंक लोग ये भी सोचते होंगे हाउस वाइफ के पास काम थोड़ी है, स्कूटी पे कहीं भी घूमती रहती है क्या? तो मैं अगर मैं जॉब कर रही होती तो भी तो ये सोचती मैं अपने बच्चों के लिए तो कर रही हूँ जॉब भी, और हाउस वाइफ बनी हूँ तो भी बच्चों के लिए। तो क्या इसलिए कि मैं अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दूँ कि रोज वो लाइब्रेरी में अरेस्ट हो रहा है? जो मेरा बेटा एक जगह 1 मिनट नहीं बैठ पाता, उसको वो सोच कर भी डर जाता है कि मैं 7 घंटे, वो एक बार के लिए ये भी सोचा था कि मैं लाइब्रेरी में 7 घंटे बैठ सकता हूँ। पर मैं अपने दोस्त जो मेरे को हर लंच टाइम में उसको बुली करते हैं, उसके फ्रेंड्स, कि तेरे पापा फीस नहीं दे सकते, तेरे पापा फीस नहीं दे सकते। आप बताओ एक 11 साल के बच्चे को क्या बोलूं? कह रहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे बचा लेते हैं। आप बताओ, मैं सर बहुत हद से ज्यादा परेशान हो गई। मैं घर संभालूं, बच्चों को संभालूं, किसको संभालूं? कहाँ से आए हो आप? मतलब यहीं के हैं, दिल्ली के, या बाहर से आए कहीं? नहीं, यहीं का है, कब से पढ़ रहा है डीपीएस में बच्चा? नर्सरी से। हम डीपीएस में चाहते भी नहीं थे कि एडमिशन हो। उस टाइम पे इनकी फीस रीजनेबल थी, जो हम पे कर सकते थे। बच्ची बेटी का एडमिशन हुआ तो लॉटरी सिस्टम था जिसमें उसका नाम आया था। डीपीएस के अलावा किसी भी स्कूल में नाम नहीं आया, तो मजबूरी कराना पड़ा। फीस इतनी रीजनेबल थी कि हम पे कर सकते थे, पर ये थोड़ी सोचा था कि अब वक्त के साथ इतनी फीस हो जाएगी। अच्छा, तब कितनी थी, अब कितनी, कितने सालों में कितना बदल गया? मतलब इतना ज़्यादा बदल गया कि नर्सरी में जब उसका एडमिशन होता है 5 से 6 हज़ार फीस थी, आज 18,000 17,000 पहुंच गई है। किस क्लास में अभी? अब 10th में है मेरी बेटी। अगर मुझे पता होता मैं दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करती ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तरुण जैन है जी। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस द्वारका के अंदर। अच्छा, द्वारका में? डीपीएस द्वारका में। मेरा बेटा 10th क्लास में है। उसको जब 9th से प्रमोट होकर 10th क्लास में गया तो उसको लाइब्रेरी में बिठाया गया, और उसको लाइब्रेरी में बिठाने के बाद वो इतना मेंटली टूट गया। उसको देख के मेरे मिसेस की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, मेरी मदर का बीपी लो हो गया। तो अपनी फैमिली इश्यूज़ को देखते हुए कि मेरी फैमिली ठीक ठाक रहे, आई वॉज फोर्स्ड टू पे द स्कूल डिमांडेड फीस। मैं स्कूल गया, उनसे बात करी, उनको फीस मैंने पे करी। मैंने अपनी बेटी की नहीं पे करी क्योंकि मेरी बेटी स्ट्रांग है
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शी इज़ अ टॉपर ऑफ द क्लास। उसको भी लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेशन का वो जूझना पड़ रहा है। RFID कार्ड जो स्कूल के आई कार्ड्स होते हैं उसके फॉर्म्स पूरी क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे गए, मेरी बेटी को नहीं दिया गया। उसके बाद उसको क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं एंटर करा गया। जब ये स्कूल ने 10th के बच्चों को 20 मार्च 2025 से लाइब्रेरी में बिठाना शुरू करा, मैं रेगुलर 10 दिन, कभी 4 बंदे का मैं अकेला डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, हम लोगों ने बहुत चक्कर लगाए, बहुत चक्कर लगाए। हम लोग हर विभाग के भाई साहब चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। रोज हम लोगों को यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीछे आशीष सूद जी ने भी कहा था कि DPS द्वारका के ऊपर कार्रवाई हुई और DM साहब ने कार्रवाई करी है, लेकिन हमारे को कोर्ट के चक्कर लगा लगा के तारीख पे तारीख मिल रही। कोर्ट के अंदर ये सबमिट हो चुका है कि बच्चे को लाइब्रेरी के अंदर कन्फाइंड है। जो DPS के काउंसिल है उन्होंने ये एडमिट करा है, हाँ वी हैड कन्फाइंड स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इन लाइब्रेरी। अब मेरा पूछने का ये है कि जो 10th क्लास के बच्चे जिनसे उनका भविष्य सेटल होना है कि आगे वो साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा या कोई भी स्ट्रीम लेगा, उसको 10th क्लास का एक महीने का तो वैसे ही उसका मिस हो गया है, तो बच्चा कैसे compete करेगा। इतना हम लोग परेशान रहते हैं बच्चों को लेके। कोर्ट से हमारे को तारीख पे तारीख मिल रही, कोई कोर्ट हमारे को एक वो नहीं दे रही कि ये बोल दे आप बच्चों को हरास नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ मुझे सर इसमें बताइए कि जैसे अभी फीस पेंडिंग होती जा रही है क्योंकि आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं और स्कूल की तरफ से कहा जा रहा होगा कि हम जो हमने फ़ीस तय करी है वो देनी है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पहले भी ऐसा हुआ था। ऐसा पहले भी हर बारी इनका पिछले कोविड के बाद से DPS ने हर साल अपनी फीस बढ़ाई है। सवाल ये है कि जो फीस पेंडिंग होती जाती है वो आखिरी में आपको पे करनी पड़ती है या वे ऑफ करता है स्कूल? स्कूल कुछ वेव ऑफ नहीं करता, वो हमारे बैलेंस में जोड़ता चला जाता है और उसके ऊपर भी पेनल्टीज लगाता चला तो जाता है। आपको थक हार के वो फीस देनी ही देनी पड़ती है आखिरी में। क्या करें सर, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को टूटता हो तो देख नहीं सकते। बच्चों का जो मनोबल टूट जाता है तो माता पिता तो बच्चों के लिए ही होते हैं और बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर उनका मनोबल गिर जाएगा तो देश का भविष्य क्या बनेगा। हमारी गलती इतनी है कि जो सरकार के जो नियम है ना, हम उन कायदे कानून को फॉलो कर रहे हैं और DPS जैसे स्कूल के साथ हम लोग को एक जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि हमारे बच्चों को ये क्लास में बैठने थे। मतलब इस दौरान कि जो भी पेंडिंग होता था वो भी आप देते थे और जो पेंडिंग पे पेनाल्टी लगती थी वो भी एट द एंड आपको देनी ही पड़ती थी। बिल्कुल, हम लोगों यही को आसान भाषा में। पूरा का पूरा हम लोगों को देना पड़ता है, जो भी उसका पेंडिंग होता है। हम लोगों को हर साल आश्वासन मिलता है विभागों से कि इस साल इसको हम निपटा दिया जाएगा। कोर्ट के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जो वकील जाते हैं वो बिल्कुल एक भीगी बिल्ली की तरह बन के रहते हैं। जो DPS के जो वकील होते हैं उनके सामने उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। उनको हमने कई बार शिकायत करी है कि वकील साहब को चेंज कीजिए, वकील साहब अपने पक्ष को रखते ही नहीं है, DPS का पक्ष रखा जाता है। हमारे को क्या पड़ी थी कोर्ट जाने की? आप पहली बात तो ये सोचिए, हमारे को तो फीस देनी है। जो फीस की लड़ाई है स्कूल की और शिक्षा निदेशालय की है, क्योंकि उसके स्कूल जो है DDA के लैंड पे पड़ा हुआ है। हमने DDA को भी बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी हैं, बहुत सारी मेल्स करी हैं। DDA ने भी एक बारी आज तक इनको शोकॉज नोटिस दिया है, उसके बाद DDA ने भी अपनी कोई कार्रवाई नहीं करी। विभाग चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास तो सारी पावर है। पता नहीं क्यों ये लचर व्यवस्था चल रही है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इन दिनों जब ये थोड़ा सा इस तरीके से पेपर में हाईलाइट हुआ है तो जो पुरानी सरकार थी वो नई सरकार के ऊपर बात डाल रही कि इनकी आती हुआ। ये मैं कहना चाहूँगा, नई सरकार कुछ कर नहीं पा रही, पुरानी सरकार की तरफ से सारी की सारी कहानियाँ हुई हैं। अगर पुरानी सरकार पर अपने समय के अंदर समय रहते कुछ इंस्टेंस ले लेती, कुछ अगर अच्छे स्टेप ले लेती तो आज हम जिस परेशानी में हम और हमारे बच्चे हैं वो नहीं होते। ऐसे एक तो चलिए स्कूल फीस का एक इशू है आप लोगों का, और क्योंकि जब ये ड्रेसेस का जो सिस्टम होता है, ड्रेस और कॉपी किताबें, इनकी भी अपनी दुकानें स्कूल सेट कर रखता है और उन्हीं दुकानों में फीस में वो मिलती है, ड्रेस मिलती है, उसी में किताबें मिलती है, ये सब भी होता है। सर स्कूल क्या है कि हर साल अपने एक नया पब्लिकेशन लेके आता है, तो किताबें तो हमारे को ऑलमोस्ट स्कूल से ही लेनी पड़ती हैं, जबकि NCERT की किताबें ज़्यादातर बाहर मिल जाती हैं। और स्कूल ड्रेस जो है, जो स्कूल के अंदर पहले के बुक शॉप होती हैं, वो अपनी अलग अलग जो इस साल कोई या इस अगले साल कोई होता है
तो उनकी बाहर दुकानें होती हैं, तो हम स्कूल ड्रेस से इसकी क्वालिटी अच्छी होती है हम वहाँ से ले लेते हैं। बाकी जो बुक शॉप के जो स्कूल के अंदर है उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। ये बच्चों को लाइब्रेरी में जो बिठाने का इनका सिलसिला है वो इस साल से नहीं है, कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। इनको बार बार ये लाइब्रेरी में जाके बिठा रहते हैं। इस साल का मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। इन्होंने जो बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया, तो 11वीं क्लास के एक आदित्य बच्चा है, वो 10th क्लास के बच्चों को, जब बच्चे लाइब्रेरी में बैठे थे उनके पास अपनी किताबें नहीं थी, तो वो 11th क्लास के बच्चे ने वो 10th क्लास के बच्चों को एक साइंस का चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करी। तो जो हमारे को जैसे संज्ञान में बच्चों से पता चला, तो एक गर्ल थी एक बॉय थे, तो मैडम ने मना कर दिया गर्ल और बॉय साथ साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते। अच्छा। जबकि हम ये समझते कि कोएड स्कूल है तो साथ साथ बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकते। 11th क्लास का बच्चा लाइब्रेरी में बैठे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, तो कम से कम वो उसको शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। विद्या के मंदिर में गए हैं, जितने भी टीचर्स हैं वो हमारे गुरु के समान है, गुरु भगवान होता है। अब वो मना कर रहा है। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल इन लोगों ने जब बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया, एक 10-11 साल की गुड़िया थी, उसकी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई तो उसको इतनी परमिशन नहीं दी गई कि वो वॉशरूम जाके अपने वो क्लीन अप कर ले। तो वो बेचारी घर रोते रोते गई है, उसकी सारी ड्रेस गंदी होगी। उसके लिए हम लोगों ने NCPCR है जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग, उसके अंदर भी शिकायत करी, बट फिर भी किसी भी विभाग से इनको कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही DPS द्वारका के ऊपर। हम लोग बहुत ज़्यादा अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। तो उस बच्ची को क्यों नहीं जाने दिया, क्या बताया उसमें? तो बच्चों को इसलिए नहीं लाइब्रेरी से बाहर जाने देते कि वो और बच्चों से बात ना कर ले, उनको लिबर्टी ना मिल जाए, उनको ऐसे फील कराया जाता है जैसे वो जेल में बैठे हैं। उनको ऐसे एज्यूम होना चाहिए ताकि बच्चे घर जाके अपने मम्मी पापा को बोले कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। और हमारे बीच बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मनोबल पूरा टूट गया है, वो रोते हैं स्कूल जाते हुए कि हमें स्कूल नहीं जाना। जैसे एक छोटे बच्चे को जब स्कूल भेजते नर्सरी के अंदर तो रोता है ना, 10th 11th के बच्चे इस तरीके से रो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। अभी आपने उन पेरेंट्स को सुना जो लगातार आरोप लगा रहे थे। ये इस कहानी का एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष है DPS द्वारका। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, उन्हें मेल किया था। हालांकि जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उनका रिप्लाई आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। हालांकि इस बीच जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। देखिए, लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है, हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। टाइमलाइन भी तय करी जाएगी। आज हम नोटिसेस दे रहे हैं और उसके बाद में जिस भी स्कूल ने अपनी मनमर्जी चलानी है और पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करना है तो उनको रिजल्ट खुद ही भुगतने पड़ेंगे। अभी आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुना, उनके पास भी तमाम शिकायतें आ रही हैं। वो भी ये मान रही हैं कहीं ना कहीं चूक ज़रूर हो रही है, स्कूल प्रशासन मनमानी कर रहे हैं। वो हालांकि एक्शन का भी दावा कर रही हैं, वादा कर रही हैं। हालांकि ये एक पक्ष है, ये एक DPS द्वारका का जिक्र हमने किया है जिसको लेकर आरोप लग रहे थे। हालांकि कई जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, ऐसे तमाम स्कूल हैं जहाँ पर ये आरोप लग रहा है कि उनके साथ भी, उनके प्रमाइस में भी ऐसा कुछ हो रहा है। हम उनकी तलाश कर रहे हैं और जल्द ही हम एक फाइनल रिपोर्ट लेके आएंगे जिसमें हम तमाम वर्जन्स के साथ कि पुलिस का क्या कहना है, DPS एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है, या अलग अलग स्कूलों में क्या चल रहा है, उनका क्या पक्ष है, तमाम पक्षों को समेटते हुए हम अपनी फाइनल रिपोर्ट जल्दी लेके आएंगे। और अगर आपका बच्चा भी किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उसके साथ भी ऐसी कोई बात हो रही है या प्राइवेट स्कूल से जुड़ा आपका कोई कंसर्न है, फ़ी हाइक से जुड़ा कोई कंसर्न है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उनकी भी तफ्तीश करेंगे और उन्हें भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे। तो लल्लन टॉप के साथ बने रहें, अपनी बात हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो भी बताएं। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।